नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हुए नए लैंडस्लाइड के बारे में बताएंगे जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। और आप में से वो लोग जो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में हिल स्टेशंस पर छुट्टियां मनाने के बारे में सोच भी रहे हैं, ये खबर उन्हें सावधान करने वाली खबर है। हाल ही में आपको लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही होंगी और इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज वो मुद्दा है जिसे लेकर लोगों और सरकारों के बीच जागरूकता पहले से ही बहुत कम है और जहां है भी वहां लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। और वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बर्फ पड़ने लगेगी, शिमला और नैनीताल जैसे शहरों में भीषण गर्मी पड़ेगी और राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भारी बरसात होने लगेगी। आज अपने घर में बैठे हुए आप इस जीवन की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद ये सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा। इसलिए आज हम इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपको सावधान करेंगे और यकीन मानिए इससे आप बोर नहीं होंगे, बल्कि आपके भविष्य का जीवन ये खबर देखने के बाद और ज्यादा सुधरेगा। इसके बाद हम आपको भारत की संसद के वो दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर आपको लगेगा जैसे यहां ओलंपिक खेलों में कुश्ती का कोई मुकाबला चल रहा हो और सांसद राजनीति की बजाय पहलवानी कर रहे हो। आज शाम राज्यसभा में सरकार जब इंश्योरेंस बिल लेकर आई तो विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे और उन्हें रोकने के लिए 40 से 50 मार्शल्स को बुलाना पड़ा और उसके बाद राज्यसभा कुश्ती का एक अखाड़ा बन गई। कल भी यही दृश्य राज्यसभा में देखने को मिला था, जिसके बाद आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बहुत भावुक हो गए और उन्होंने रोते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो रात भर सो नहीं पाए। इसके बाद हम आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस लंबे इंतजार के बारे में बताएंगे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्हें इंतजार है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फोन कॉल का। जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने इमरान खान से एक बार भी बात नहीं की है। अब पाकिस्तान के लोग इससे इतने बेचैन हो गए हैं कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ ही एक कैंपेन चला दिया है। और कल हमने आपको कोलकाता के उस चाय वाले से मिलवाया था जो किशोर कुमार के गाने गाते हुए अपने ग्राहकों को चाय पिलाता है। अब देश के बहुत सारे पत्रकारों ने यह दावा किया है कि ये सच में गाना नहीं गा रहे, बल्कि ये जो चाय वाले हैं ये किशोर कुमार के गानों पर सिर्फ अपने होठ हिलाते हैं। लेकिन आज हम आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये वाकई गाना गा रहे हैं या सिर्फ अपने होठ हिला रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि जब दुनिया भर के बड़े बड़े गायक करोड़ों रुपए की फीस लेकर आपके सामने स्टेज पर गाने के लिए आते हैं तो असल में खुद नहीं गा रहे होते, बल्कि पीछे चल रहे गानों पर सिर्फ अपने होठ हिला रहे होते हैं और आप मोटा पैसा देकर टिकट लेकर या टेलीविजन पर उन्हें बड़े चाव से देखते हैं। इसे लिप सिंक कहते हैं। लेकिन कैसे ये बड़े बड़े जो गायक हैं ये आपको धोखा देते हैं, आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। विपक्ष ने सरकार पर पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों पर चर्चा से बचने के लिए लोकसभा सत्र 2 दिन पहले खत्म कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसद कल दिल्ली के विजय चौक पर जमा होकर संसद का आयोजन करेंगे। स्पीकर ने सदन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। स्पीकर ने बताया लोकसभा में सिर्फ 22% काम हो सका। इस बार गतिरोध समाप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की जितनी उत्पादकता होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। वहीं राज्यसभा में ओबीसी बिल पास होने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद मार्शलों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। जिस तरह से महिला सदस्य के ऊपर हमला हो गया कि वहीं आपसे कोई देखे कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए। हंगामे के बाद राज्यसभा भी अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सेशन में राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू आज भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदन के अपमान की वजह से रात भर सो नहीं पाए। I am distressed by the way
This sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कल कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए थे। बाजवा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी थी। ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। 127वां संविधान संशोधन बिल आज राज्यसभा में भी बिना किसी विरोध के पास हुआ। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े। ओबीसी बिल कल लोकसभा में भी सर्वसम्मति से पास हुआ था। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार होगा। राज्य अपने मुताबिक ओबीसी कोटा तय कर सकेंगे। लोकसभा सत्र की समाप्ति पर स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक में ओबीसी बिल पर समर्थन के लिए सरकार ने विपक्ष को धन्यवाद कहा। देश के इंश्योरेंस सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को छोटी सी चर्चा के बीच ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग खारिज होने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद सरकार पर देशहित गिरवी रखने का आरोप लगाते हुए वेल में पहुंच गए। उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर उछाली। इसी हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पारित हो गया। संसद के दोनों सदनों में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद बीजेपी ने आज दिल्ली में केंद्र के ओबीसी मंत्रियों का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ओबीसी बिल का पास होना प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता से ही संभव हुआ है। कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संगठन के साथ चर्चा करते हुए घंटों लगाए हैं, तब जाकर के ये भारत का गुलदस्ता बना है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग और किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार में ओबीसी के 27 मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल के कुल आकार का 35% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के लिए उद्योगों से रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने आज सीआईआई की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता बहुत हद तक उद्योगों पर निर्भर है। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौर में उद्योग संगठनों के योगदान की तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार देशहित में बड़े से बड़ा फैसला लेने को तैयार है। देश हर तरह के निवेश का स्वागत कर रहा है और स्थितियां बदल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोगों को बचा लिया गया। किन्नौर के रिकांग पियो शिमला राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से चट्टाने और मलबा बस और कुछ गाड़ियों पर गिरा, जिसमें कई लोग फंस गए। आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आईटीबीपी की टीम्स पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगभग 200 मीटर का जो इलाका है जहां पर लगातार शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, वहां तक अप्रोच करना फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अभी तक किसी को निकालना संभव नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन कर हादसे की जानकारी ली और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, उनने भी पूरी जानकारी फोन पर ली है और केंद्र से जो भी मदद आपको चाहिए प्रदेश को, आप हमको बताइए, जब भी चाहिए जो वो मदद करेंगे। दिल्ली में बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में पीड़ित परिवार की तस्वीर ट्वीट करके घिरे राहुल गांधी से अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने जेजे एक्ट तोड़ा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीड़ित परिवार की पहचान बताई।
चीफ जस्टिस ने इस मामले में ट्विटर से पूछा कि आखिर राहुल गांधी के ट्वीट को क्यों हटाया गया, जिस पर ट्विटर के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने उनकी पॉलिसी का उल्लंघन किया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से जवाब मांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री को 2 मांग पत्र सौंपे। पहले में कृषि कानून रद्द करने की और दूसरे पत्र में किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने वालों की श्रेणी में लाने की मांग की। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित हो रहा है। अमरिंदर ने कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ऑक्सीजन कमी से मौत के मामले पर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया। मंडाविया ने ट्वीट के जरिए बताया कि 26 जुलाई को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मेल करके ऑक्सीजन से हुई मौत पर जानकारी मांगी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कभी ऑक्सीजन से मौत पर जानकारी मांगी ही नहीं। मैं लगातार इस बात को अपने यहाँ से पूछ रहा हूँ, अपने अधिकारियों से भी, केंद्र सरकार से कोई क्वेरी आई है, केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आई है? आज तक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि भाई क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का ब्यौरा मांगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर कोरोना से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। एक तो हमारी डीएपी की शॉर्टेज है, एक हमारी वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन की शॉर्टेज है, और तीसरा हमने बठिंडा के लिए एक ड्रग पार्क, ये 3 चीज़ें हमारी पेंडिंग थी, तो उनसे बात की। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ों से गिरे मलबे के नीचे एक बस और पर्यटकों की कई गाड़ियां दब गईं। किन्नौर से शिमला जा रही इस बस में 40 यात्री सवार थे। सबसे पहले आप लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें देखिए। वो देखो, वो देखो नीचे क्या हुआ थे, दोनों रोड बंद किए इसने। इस दुर्घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आप सबको सावधान करने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी वेकेशन पर, छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर जाने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं, तो आप फिलहाल अपनी इस योजना को टाल दीजिए, क्योंकि इन जगहों पर इस समय जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अपने ही देश में हमें आपको ये कहना पड़ रहा है कि शिमला की तरफ अगर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मत जाइए, हिमाचल प्रदेश मत जाइए, उत्तराखंड मत जाइए। जिस इलाके में ये लैंडस्लाइड हुआ है वो इलाका इस मामले में पहले से ही बहुत संवेदनशील है। क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पहाड़ों पर जो कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो पहाड़ों का दोहन हो रहा है, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में इस बार पिछले साल के मुकाबले लैंडस्लाइड की घटनाएं 116% तक बढ़ गई हैं और बादल फटने की घटनाओं में भी 121% की वृद्धि हुई है। आपने इस बार देखा होगा, पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसी तस्वीरें, कहीं बादल फट रहा है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, ये तस्वीरें, ये वीडियोस लगातार आपके व्हाट्सएप पर आ रहे होंगे, आपके फेसबुक पर आ रहे होंगे और आप भी हैरान होते होंगे कि पहले इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती थीं, लेकिन अब अचानक से इनकी संख्या बढ़ गई है। 13 जून से 30 जुलाई तक अकेले हिमाचल प्रदेश में ही लैंडस्लाइड की 35 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें अब तक 187 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पिछले महीने ऐसी एक घटना में 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड की वजह से एक पूरा की पूरा पहाड़ और उस पर बनी पूरी सड़क ऐसे ही नीचे खिसक गई थी। वो तस्वीरें भी आप देखिए।
और ये फंसा रहा था आगे बस। सोचिए आप वेकेशन पर जा रहे हैं पहाड़ पर और आपकी गाड़ी सड़क पर चल रही है और वो सड़क ही नीचे धंस जाए या नीचे गिर जाए तो क्या होगा। इसी साल फरवरी में उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से एक हाइड्रो प्रोजेक्ट और डैम टूट गया था और वहां भी कई लोगों की मौत हुई थी। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहाड़ी राज्यों की सरकारें बार बार बाहर से आने वाले पर्यटकों से अपील कर रही हैं कि खराब मौसम और तेज बारिश के दौरान वो पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए ना जाएं, लेकिन भारत में वो लोग खुद को पर्यटक ही नहीं मानते जो ऐसी चेतावनियों से डर जाएं। ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2004 से 2016 के बीच पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। भारत में लैंडस्लाइड की 28% घटनाएं पहाड़ों पर हो रहे निर्माण कार्य की वजह से होती हैं। पहाड़ों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं और ये सब कुछ हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। मतलब पहाड़ों पर जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। लैंडस्लाइड की दूसरी सबसे बड़ी वजह है तेज और बेमौसम बारिश, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 4,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां कभी भी बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, वो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कई राज्य सेस्मिक जोन 5 में आते हैं और माना जाता है कि इस जोन में आने वाले इलाकों में कभी भी रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इसके बाद सबसे खतरनाक श्रेणी सेस्मिक जोन 4 मानी जाती है और इस इलाके में भी 7 या इससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप का खतरा बना रहता है। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे इलाके इसी जोन 4 में आते हैं। यानी ये नक्शे पर अगर आप देख पाएंगे, ये हमारे देश की सबसे जो खतरनाक इलाका है वो आपको नक्शे पर दिख रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भूकंप और लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही पहाड़ों की बर्फ या वहां मौजूद ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं, वैसे ही पहाड़ों का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बदल जाता है और पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे भूकंप आते हैं और लैंडस्लाइड्स की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन लैंडस्लाइड और भूकंप ही खतरा नहीं है, बल्कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसे समझने के लिए आप टर्की से आई ये तस्वीर देखिए। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये टर्की के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो नई रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पृथ्वी का तापमान वर्ष 2040 तक, यानी अभी सिर्फ 19 साल बचे हैं, 19 साल बाद, यानी या ये मान लीजिए कि अगले 20 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी गर्मी पूरी पृथ्वी पर आज के मुकाबले 20 साल के बाद बढ़ जाएगी और टेम्परेचर में 1.5 डिग्री का जो फर्क है वो आ जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज पर इस समय की सबसे ताजा और सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट है, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसे 66 देशों के 234 वैज्ञानिकों ने 14,000 रिसर्च पेपर्स का आकलन करने के बाद तैयार किया है। इसलिए इस रिपोर्ट पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को 195 देशों ने अपनी सहमति दी है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर सभी देश कार्बन एमिशन रोक भी दें तो भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंसान पहले ही प्रकृति को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा चुका है कि अब जो उसके नतीजे सामने आ रहे हैं वो अब रोकेंगे नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया में पहले से ज्यादा अब सूखा पड़ेगा, पहले से ज्यादा तूफान आएंगे और पहले से कहीं ज्यादा बेमौसम बारिश होगी। एशिया में पहले से ज्यादा लू चलेंगी, क्योंकि हिंद महासागर पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसकी वजह से भारत जैसे देशों में पहले से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ेगी। आपके देश में कहीं ज्यादा बाढ़ आएगी और मॉनसून का जो पैटर्न है वो भी बिगड़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस चेतावनी को इंसानों के लिए एक तरह का कोड रेड कहा है, जो सबसे बड़े खतरे का संकेत होता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि औद्योगिक युग के बाद से अब तक पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जो अगले 2 दशकों में 1.5 और वर्ष 2060 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब तक आप सिर्फ किताबों में सुनते होंगे, आप सोचते होंगे कि वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज के बारे में अक्सर बताते रहते हैं, लेकिन आपका इससे क्या लेना देना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये सबसे पहले आप ही के जीवन को बर्बाद करेगा। ये सब तब होगा जब पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन को समाप्त या नियंत्रित कर लिया जाएगा। ये तब की बात बता रहे हैं। लेकिन अगर इस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया तो तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछला दशक पिछले 1.5 लाख वर्षों में सबसे गर्म दशक था, और ऐसा पहली बार हुआ है जब समुद्रों का स्तर पहले से बहुत ऊपर बढ़ चुका है। और यह सब सिर्फ इंसानों की गतिविधियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, इंसान हैं, सरकारें हैं, वो लालची होती जा रही हैं। अब आप कुछ तस्वीरों को देखिए। अमेरिका के 13 से ज्यादा राज्यों के जंगलों में इस समय आग लगी हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में कनाडा में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था। सोचिए, कनाडा जैसे देश में गर्मी पड़ रही है। भारत से ज्यादा गर्मी कनाडा में पड़ रही है, और इस गर्मी की वजह से कनाडा में कई लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा में समुद्र का पानी इतना गर्म हो गया था कि लाखों मछलियां इस गर्म पानी की वजह से मर गईं। ग्रीस में भी इस समय जंगलों में आग लगी हुई है। इटली भी जंगलों में लगी आग से परेशान है, और वेनिस में बेमौसम बरसात की वजह से बाढ़ आ गई है। अक्सर बहुत ठंडा रहने वाला जो देश है, जैसे रशिया और साइबेरिया, जो कि बिल्कुल ठंडे रहते हैं, वहां के जंगलों में भी आग लगी है, और इसका धुआं अब नॉर्थ पोल तक पहुंच गया है। यह पहली बार हुआ है जब ऐसा धुआं नॉर्थ पोल तक पहुंचा हो। पिछले महीने जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे भयानक बाढ़ आई थी, और पिछले महीने 62 वर्षों के बाद ब्राजील के कुछ शहरों में पहली बार बर्फ पड़ी है। वहां के लोगों ने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा कि ब्राजील में भी बर्फ पड़ रही है।
cerca de 40 minutos. Rapidamente, ruas, carros, tudo ficou branquinho. A neve foi tanta que a polícia rodoviária e motoristas tivessem cuidados nas rodovias por conta do gelo na pista. E nevou bastante também na cidade de... Ontem a neve chegou a Cambará do Sul no começo da noite. तो आपके समझने वाली बात यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना ये अमीर देशों को देख रही है ना गरीब देशों को देख रही है। ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। ये ना अमीरों के लिए है ना गरीबों के लिए, सबको बराबरी से मारती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी देश के हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी बात है, जिन देशों में गर्मी पड़ती है वहां बर्फ पड़ रही है, जहां बर्फ पड़ती थी इससे पहले वहां गर्मी पड़ रही है, जहां रेगिस्तान हुआ करते थे वहां बरसात हो रही है, और जिन जगहों पर पहले बहुत बरसात होती थी वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। और ये इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस सदी के अंत तक समुद्रों के किनारे बसे भारत के 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। अब आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि कहीं आप भी इन शहरों में तो नहीं रहते। तो ये शहर कौन कौन से हैं? अगर आप यहां रहते हैं तो सावधान हो जाइए। ये हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम। ये शहर हैं जो 3 फीट नीचे इसमें पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा गोवा राज्य में भी पानी में बहुत जो स्तर है बढ़ जाएगा। बाकी शहरों की क्या स्थिति होगी ये आप इस नक्शे पर देख सकते हैं, और आप ढूंढिए कि क्या आप भारत के इन इलाकों में तो नहीं रहते। बहुत सारे शहर तो ऐसे हैं जो इस सदी के अंत तक नहीं बल्कि वर्ष 2050 तक ही पानी में डूब चुके होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन शहरों में नहीं रहते और आप बच जाएंगे तो आप शायद गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये शहर समुद्र में डूबे होंगे तो मैदानी इलाकों में आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 20 लाख वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, और मीथेन और निट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की मात्रा भी 8 लाख वर्षों के मुकाबले इस समय सबसे ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज वो मुद्दा है जिसे लेकर लोगों और सरकारों के बीच जागरूकता पहले से ही बहुत कम है, और जहां जागरूकता है भी वहां लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हमारे देश का मीडिया भी क्लाइमेट चेंज की खबरों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। इसे हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती और ये खबर बहुत पीछे छूट जाती है। मीडिया का पूरा ध्यान इस पर रहता है कि किस सेलिब्रिटी ने किसे तलाक दे दिया, किसने किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया, किसने कितना पैसा कमाया। ये सारी खबरें तो आपको मिलती रहती हैं, लेकिन हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज की खबरों को प्राथमिकता देने का समय अब आ गया है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बर्फ पड़ने लगेगी, नैनीताल और शिमला जैसी जगहों पर भीषण गर्मी पड़ेगी और राजस्थान में भारी बरसात होने लगेगी। आज अपने घर में बैठे हुए आप इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद ये सब कुछ आपके सामने होगा। इसलिए आज हम इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपको सावधान करने के लिए आए हैं, और इसीलिए आज हमने डीएनए सबसे पहले इसी खबर से शुरू किया है। क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे देश की राजनीति बदलने का नाम नहीं ले रही। यहां पर क्लाइमेट चेंज नहीं आ रहा। इसे समझने के लिए आप भारत की संसद के वो दृश्य देखिए जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि जैसे यहां ओलंपिक खेलों में कुश्ती का कोई मुकाबला चल रहा हो और सांसद राजनीति की बजाय थोड़ी देर के लिए पहलवानी करने लगे हों। आज शाम राज्यसभा में सरकार जब इंश्योरेंस बिल लेकर आई तो विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे और उन्हें रोकने के लिए 40 से 50 मार्शल्स को बुलाना पड़ा। यानी जो सांसद ओबीसी बिल पर कल बिल्कुल शांत बने रहे और जिन सांसदों ने बिना कोई हंगामा किए इस बिल को पास करवा दिया, वो आज संसद में दूसरा बिल आते ही फिर से हंगामा करने लगे। इसके बाद कई सांसदों ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में संसद में ऐसा माहौल नहीं देखा। शरद पवार ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में, जीवन में उन्होंने ऐसा हाल संसद का कभी नहीं देखा जब मार्शल्स के जरिए सांसदों को कंट्रोल किया जा रहा हो। ऐसा शरद पवार का आरोप है। immense ramifications of the bill. John Betas, G.C. Chandrasekhar, Shri Anil Desai, Shri Shakti Singh Goel, Abaram Karim, Shri Shukendra Shekhar Ray, Ms. Gola Sen, Shri Sanjay Singh, Finance Minister. भैया सदस्य के ऊपर हमला हो गया कि वही आज से कोई देखे कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए और
एक अलग तरह की और वहाँ शहर से लेकर शहर सोचिए मेरे 55 साल के सालों की करियर है इस तरह की स्थिति मैंने कभी देखी नहीं। अगर डेमोक्रेसी में स्लोगन देना ये क्या पाप है, क्या ये एंटी डेमोक्रेसी है? और स्लोगन देना, प्रोटेस्ट करना ये तो डेमोक्रेटिक तरीका है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं महिला सांसदों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। यस, महिला सांसद दुर्व्यवहार हुआ, उनको पुश करे और वो भी महिलाओं को सामने रख के पीछे पुरुषों ने धकेल दिया। सीधी क्लिपिंग सीसीटीवी कैमरा भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक गलत है, झूठ बोल रहा है। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, दिस इज ए फॉल्स एलिगेशन एंड नो मार्शल कैन डेयर टू टच एमपीज। कैन दे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, दिस इज फॉल्स। क्या कार्रवाई करने के हमने कमेटी रचाने के लिए हमने चेयरमैन से मांग की है और वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करके जो रेकमेंड करेगा वो ऐसा पनिशमेंट उन लोगों को होना चाहिए। कल भी ऐसे ही दृश्य राज्यसभा में देखने को मिले थे जब कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर खड़े हो गए थे और उन्होंने संसद की रूल बुक सबके सामने फाड़ी और फिर फेंक दी। देखिए वो तस्वीरें भी। तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत की संसद में भी ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने सदन में आज सुबह रोते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो रात भर सो नहीं पाए। Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against that. दुख की बात यह है कि संसद की कार्रवाई पर जो खर्च आता है उसका पैसा लोगों की जेब से ही जाता है, टैक्स के जरिए। लोग उम्मीद करते हैं कि देश के सांसद संसद में उनसे जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन इस बार संसद की जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 22% रही है। यानी लोगों की जेब से गया 78% पैसा इस बार बर्बाद हो गया। कल हमने आपको कोलकाता के उस चाय वाले से मिलवाया था जो सुरीली आवाज में किशोर कुमार के गाने गाते हुए अपने ग्राहकों को कड़क चाय पिलाता है। और ये खबर हमने आपको कहा था ये उनके लिए है जो किशोर कुमार के गानों के फैन हैं और जो कड़क चाय के शौकीन हैं। इस चाय वाले का नाम पलटन नाग है। पलटन नाग पिछले 40 वर्षों से किशोर कुमार के गाने गाकर लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और उन्हें चाय भी पिला रहे हैं। लेकिन जब हमारे ही देश के कुछ पत्रकारों को इस चाय वाले के बारे में पता लगा तो वो इनके पास पहले पहुंच गए। पहले तो इन्हें मशहूर कर दिया और बाद में मशहूर करने के बाद हमारे देश के कुछ पत्रकारों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि पलटन नाग असल में खुद गाना नहीं गाते बल्कि सिर्फ होंठ हिलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में लिप सिंक कहते हैं। लिप सिंकिंग होती है ये, यानी गाना सिर्फ उनके पीछे बज रहा होता है और वो उस गाने पर सिर्फ होंठ हिलाते हैं। वैसे ही जैसे फिल्मों में जब आप देखते हैं जो अभिनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, वो गाने पर सिर्फ अपने होंठ हिलाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जिस अभिनेता को आप फिल्म में स्क्रीन पर देख रहे हैं असल में वही गाने गा रहा है। इसीलिए जो गायक होते हैं उन्हें प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। लेकिन जब हमारी टीम इस चाय वाले के पास आज पहुंची तो लिप सिंक का ये दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ और हमें यह पता चला कि ये चाय वाला आज से नहीं बल्कि 40 वर्षों से किशोर कुमार के गाने ऐसे ही गा रहा है और उनकी इस प्रतिभा को कोलकाता के हजारों लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। पहले आप भी
इनके टैलेंट की ये झलक देखिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि लिप सिंक के नाम पर अपने फैंस को धोखा देश की असली प्रतिभाएं नहीं बल्कि वो सिंगर्स देते हैं जो अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, जो हजारों रुपए की टिकट्स खरीदकर ऐसे सिंगर्स की परफॉर्मेंस देखने वाले दर्शकों के साथ खुलेआम धोखा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इस दुकान पर फिर से गए और हमने पलटन नाग से फिर से कहा कि आप हमें हमारे सामने गाना सुनाइए किशोर कुमार का और देश भर के दर्शकों को ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं और आप ये साबित कीजिए। तो सबसे पहले आप उनका ये गाना सुनिए। मुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आए भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। हर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे किसी है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम ने क्यों रावण को देखा, राम ने तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे नहीं था, सीने में तब खाक मजा था, जीने में जब दर्द नहीं था, सीने में तब खाक मजा था, जीने में अब के शायद हम भी रोए, सावन के महीने में जब। हमारे देश में प्रतिभा टैलेंट कूट कूट कर भरी हुई है। अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको ऐसे हजारों लोग, प्रतिभाशाली लोग मिल जाएंगे जो अपनी प्रतिभा आप तक पहुंचाने के लिए वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि ये लोग, इनकी जो प्रतिभा है वो ऐसे ही दब कर रह जाती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे तमाम प्रतिभाशाली लोगों को, इनकी प्रतिभा को आप तक पहुंचाएं और इन्हें उस मुकाम तक लेकर जाएं जिसे ये डिजर्व करते हैं। ये कोई नकली रियलिटी शो नहीं है, ये जीवन का असली रियलिटी शो है जो हम आपके लिए बनाकर लाए हैं देश की सड़कों से, गलियों से, मोहल्लों से। और आप अगर ऐसी जगहों पर रहते हैं तो आप भी जानते होंगे कि देश के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर सड़क पर आपको ऐसे प्रतिभाशाली लोग मिल जाएंगे। लेकिन उस प्रतिभा की हमारे देश में कोई कदर नहीं है, कोई उसकी कीमत देने को तैयार नहीं है। और जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह से थोड़ा सा भी मशहूर होता है तो हमारे ही देश का मीडिया ऐसा होता है जो तुरंत सबसे पहले उन्हें एनकरेज करने की बजाय उन पर आरोप लगाने लगता है। जैसे इन पर आरोप लगने लगे कि ये खुद गाते नहीं हैं, सिर्फ लिपसिंग करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो लोग लिपसिंग करते हैं, लिप सिंक होता है जो, वो वर्षों से दुनिया भर में लोगों को धोखा देते आए हैं। और बहुत सारे लोग तो जानते भी हैं कि जो बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं जब वो स्टेज पर आते हैं गाने के लिए तो असल में गा नहीं रहे होते। अक्सर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लिप सिंक करके बड़े बड़े सिंगर्स दर्शकों के साथ ऐसा ही धोखा करते हैं। ये बड़े बड़े जो गायक होते हैं ये स्टेज पर आपने देखा होगा बहुत उछल कूद करते हैं, डांस करते हैं और डांस करते हुए भी ये उतना ही सुरीला सुर में गाना भी गाते हैं। जबकि सच ये है कि इतना जबरदस्त डांस करने के साथ साथ, इतने उछल कूद करने के साथ साथ सुर में गाना आसान ही नहीं बल्कि असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता ये।
इसलिए जो बेहतरीन प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, या आपने देखा होगा हमारे देश में जो शास्त्रीय गायक होते हैं, वो बहुत सधी हुई मुद्रा में बैठकर आराम से गाना गाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं, आपने उन्हें ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा होगा। जो लोग स्टेज परफॉर्मर्स हैं, वो एक जगह खड़े होकर या एक जगह बैठकर गाना नहीं गाते, जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत के गायक जब गाना गाया करते थे। ये लोग उछलते कूदते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका के मशहूर गायक जस्टिन बीबर भारत आए थे, तो उन्होंने अपने एक लाइव कॉन्सर्ट में जब किया था लाइव कॉन्सर्ट, तो उसमें एक भी गाना खुद नहीं गाया, बल्कि सिर्फ लिप सिंक किया। यानी गाना पीछे बज रहा था और वो सिर्फ अपने होंठ हिला रहे थे, जबकि उन्हें लाइव गाना गाते हुए देखने के लिए लोगों ने हजारों रुपए की महंगी महंगी टिकटें खरीदी थी, लेकिन उन्होंने लाइव गाना गाया नहीं। 1940 में जब साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म हुआ था, तब लिप सिंक की शुरुआत हुई थी और एक्टर्स फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद अपने डायलॉग्स की डबिंग अलग से किया करते थे, बाद में किया करते थे। इसके बाद 1960 के दशक में अमेरिका के मशहूर गायकों ने लिप सिंक की शुरुआत की थी और ये गायक स्टेज पर आते थे, परफॉर्म करते थे, लेकिन असल में ये गाना नहीं गा रहे होते थे, बल्कि गाने पर सिर्फ अपने होंठ हिलाते थे। ऐसा करने वालों में ब्रिटेन का एक मशहूर बैंड बीटल्स भी शामिल था और बीटल्स के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। 1980 के दशक में जब टेलीविजन पर म्यूजिक चैनल्स की शुरुआत हुई, तो नए नए पॉप सिंगर्स बड़े बड़े स्टार्स बन गए, जो सिर्फ स्टेज पर गाते नहीं थे, बल्कि वो गाने के साथ साथ डांस भी करते थे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि डांस करते हुए गाना गाना आसान नहीं होता, इसलिए ये लोग लिप सिंक करने लगे। 1990 में माइकल जैक्सन और मैडोना जैसे गायक स्टेज पर खुलेआम लिप सिंक करने लगे और दर्शकों के साथ धोखे की एक नई परंपरा शुरू हुई। फिर 1990 में इसे लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, जब मिली और वनीली नामक दो गायकों ने अपने गानों की एक एल्बम निकाली जो बहुत मशहूर हो गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने कई लाइव कॉन्सर्ट्स भी किए और उन्हें इस एल्बम के लिए संगीत की दुनिया का मशहूर ग्रैमी अवार्ड भी मिला। लेकिन ये लोग असल में गाना ही नहीं गाते थे, बल्कि सिर्फ लिप सिंक करते थे। यहां तक कि इन्होंने जो एल्बम रिलीज की थी, उसमें भी इनकी नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज थी। इनकी पोल तब खुली जब अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान लोगों ने यह नोट किया कि इन्हें ठीक से अंग्रेजी नहीं आती और ये लोग जर्मन एक्सेंट में बात कर रहे हैं। तो जब अंग्रेजी नहीं आती और जो आप अंग्रेजी बोलते भी हैं वो भी जर्मन एक्सेंट में बोलते हैं, तो फिर आप अंग्रेजी में गाना कैसे गा सकते हैं? इसके बाद इनके खिलाफ एक केस हुआ और इन्हें ग्रैमी अवार्ड वापस करना पड़ा था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में चीन की एक गायिका ने एक गाना गाया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह भी किसी और का गाना था और यह सिंगर सिर्फ लिप सिंक कर रही थी। असल में यह गाना किसी और सिंगर का था, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि असली गाना गाने वाली सिंगर ज्यादा सुंदर नहीं है, देखने में खूबसूरत नहीं है, इसलिए उसकी जगह किसी और गायक को लिप सिंक करने के लिए स्टेज पर भेज दिया। इसी तरह वर्ष 2012 में जब बराक ओबामा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो इस समारोह में अमेरिका की मशहूर सिंगर बियोंसे ने गाना गाया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह भी लिप सिंक था, उन्होंने खुद नहीं गाया था। और भारत में भी इस समय जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जिनके भी नाम आप जानते हैं, जिन्हें आप बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, ये सारे गायक ज्यादातर इनमें से अब भी लिप सिंक करना ही पसंद करते हैं। और कई बार तो रियलिटी शोज देखकर भी ये समझ में नहीं आता कि कई रियलिटी शोज में तो जो कॉन्टेस्टेंट भी होते हैं वो भी सच में गाना नहीं गा रहे होते, बल्कि लिप सिंक ही कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टेस्टेंट का गाना पहले रिकॉर्ड करवा लिया जाता है और फिर टीवी पर जो रिकॉर्ड होता है, जो शो के लिए जब वो आते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो लिप सिंक कर लेते हैं। ये मशहूर गायक लिप सिंक कई कारणों से करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है एक के बाद एक लाइव परफॉर्मेंस देकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का लालच। ये तमाम जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर एक साल में कई लाइव परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है। अगर ये लोग हर कॉन्सर्ट में गाना गाएंगे तो एक दिन इनकी आवाज बैठ जाएगी और इन्हें परफॉर्मेंस से ब्रेक भी लेना पड़ेगा और इन्हें पैसों का नुकसान होगा। एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि कई बार इन्हें खुद अपने गाने याद नहीं होते और लाइव गाना गाते समय ये लोग गाने के बोल भूल भी सकते हैं, जबकि लिप सिंक की वजह से दर्शकों को धोखा देना आसान हो जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जितने बड़े बड़े सिंगर्स को आप सुनते हैं टीवी पर
या दूसरे माध्यमों से जब वो गाना गाते हैं, वो लोग असल में बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में गाना गाते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप लोग भी उन ऐप्स के जरिए बहुत सुर में अच्छा गाना गा सकते हैं। आपको ऑर्केस्ट्रा भी मिलेगा और आप गाना गा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं आपके फ़ोन में भी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐप्स डाउनलोड करके रखे होंगे। तो जब ये सारे जो सिंगर्स होते हैं ये स्टूडियो में गाना गाते हैं जहां हर चीज़ बहुत कंट्रोल्ड होती है, सुरों पर इनका कंट्रोल होता है, और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जो कि बेसुरे गायक को भी बहुत सुरीला बना देती है। लेकिन जब आप स्टेज पर जाएंगे तो आप उतने सुर में गाना नहीं गा पाएंगे, और यही एक बड़ी वजह होती है कि जब आप स्टेज पर गए, आपने इतना उछल कूद किया, डांस किया, आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे हैं, ऐसे में आप सुर में गाना कैसे गा सकते हैं? असल में गा ही नहीं सकते। इसलिए ये लोग लिप सिंक करते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहिए ऐसे सिंगर्स से जो आपके सामने आते हैं, आपसे पैसा भी लेते हैं, आप टिकट खरीद कर उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए भी जाते हैं, लेकिन असल में वो अपने गानों को रिकॉर्ड करके पीछे से बजाते हैं और सिर्फ उसके ऊपर अपने होंठ हिला रहे होते हैं, और ये आपके साथ एक धोखाधड़ी है। इससे बचने के लिए हमारे देश के जो प्रतिभाशाली गायक हैं, जो कि आपको बहुत सड़कों पर मिल जाएंगे, चाय की दुकानों पर मिल जाएंगे, मोहल्लों में मिल जाएंगे, और हर कला की प्रतिभा आपको वहाँ पर मिलेगी, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि असली जो प्रतिभा है, जो ज़मीन से निकली है, जो मिट्टी से निकली है, वो यही है। अब हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस इंतजार का विश्लेषण करेंगे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक एक बार भी फोन कॉल नहीं किया है। जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए 203 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में कई सम्मेलन आयोजित किए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार फोन पर बात की, यूरोप के कई देशों का दौरा कर लिया, गोल्फ खेला, इलेक्ट्रिक ट्रक चलाया, यहां तक कि उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर ली। लेकिन उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक भी फोन कॉल करने की फुर्सत अब तक नहीं मिली है। 6 महीने से इमरान खान जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे हैं। वो हर पल सोचते हैं कि आज उनके फोन की घंटी बजेगी, लेकिन अफसोस अब तक ऐसा हुआ नहीं। और अब तो शायद इमरान खान को यह लग रहा होगा कि जो बाइडेन ने शायद उन्हें ब्लॉक कर दिया है। हालत यह हो गई कि अब पाकिस्तान के ही लोग अपने प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए वहां बाकायदा एक हैशटैग बनाया गया, और वो हैशटैग है बाइडेन मुझे कॉल करो। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो अलग अलग मीम्स डाल रहे हैं। इस हैशटैग के साथ इमरान खान का मजाक बनाने वालों में उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान भी शामिल हैं, और उन्होंने भी इमरान खान और जो बाइडेन का एक मीम ट्विटर पर शेयर करते हुए हिंदी फिल्म के एक गाने की कुछ लाइनें लिखी हैं जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ऐसे ही एक मीम में इमरान खान एक खंबे पर चढ़े हुए हैं, टेलीफोन कनेक्शन के जो तार का जो खंबा होता है, और वो वहां से जो बाइडेन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज से कुछ वर्ष पहले हमारे देश में भी ऐसे ही टेलीफोन के खंबे हुआ करते थे, जहां टेलीफोन की तारें वहां से गुजरती थी, और जो लाइनमैन होता था वो ऊपर से बैठे बैठे ही फोन करता था। दरअसल पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के पिछले अनुभवों की वजह से जो बाइडेन इस बार इमरान खान के साथ बातचीत करने में बहुत सावधानी बरत रहे हैं। इसलिए अब जो बाइडेन ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे होने चाहिए, इस पर अपने लोगों से एक रिपोर्ट मांगी है। जब तक जो बाइडेन को ये रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक शायद ही बाइडेन इमरान खान को कॉल करेंगे। हालात ये हो गए हैं कि अब पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह कहना पड़ा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कॉल नहीं करना चाहते तो ना करें। पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। अब आप खुद सोचिए, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के पास अब भला कौन सा विकल्प बचा है? पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्योंकि आज भी पाकिस्तान मदद के नाम पर अमेरिका को धोखा ही दे रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सुरक्षा में एक हिस्सेदार बनाना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी नकारात्मक भूमिका निभाई, और इस समय वो तालिबान का साथ दे रहा है और अमेरिका के साथ, पूरी दुनिया के साथ धोखा कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अब भी तालिबान के पीछे खड़ा है। इसके अलावा इमरान खान आधे पाकिस्तान को चीन के हाथों बेच चुके हैं, जबकि अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और दुश्मन का दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकता।
कुल मिलाकर पाकिस्तान आज अपने ही जाल में फंस गया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं, वहां की पूरी जनता जो बाइडेन के फोन कॉल का इंतजार कर रही है। अब 3 मिनट का ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको भारत और सऊदी अरब की दोस्ती के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं। जो सऊदी अरब किसी जमाने में पाकिस्तान का पक्का दोस्त हुआ करता था इस्लाम के नाम पर, वो आज समुद्र में भारत के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। क्यों कर रहा है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। चौक मौजूद है, इसको जिहाद चौक कहा जाता है। अफगानिस्तान की युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल, स्टूडियो नहीं, सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। अफगान आर्मी के अफगानिस्तान में जी न्यूज, निडर भी लीडर भी। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ब्रिटिश इंडियन। अभी तक अपना देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम से। आजकल देश में चारों तरफ खेल का माहौल है। हॉकी हमारा गौरव है, इसलिए इसका ब्रोंज मेडल भी गोल्ड जैसा लगता है। हॉकी का जश्न मनाने के लिए जी न्यूज इस बार आपके लिए ला रहा है आजाद भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड। हमारा झंडा आज तक अपने सीने में दबाए रखा जाता है, क्यों? एक दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद होएगा और फिर हम गोल्ड जीतेगा और हमारा झंडा लहराएगा, जिसमें आपको देशभक्ति के जज्बात में तपता हुआ खरा सोना मिलेगा। 14 अगस्त दोपहर 3 बजे तो शामिल हो जाइए आजादी के 75 वर्ष के जश्न में। जी न्यूज पर नॉन स्टॉप 75 घंटे का प्रसारण, इंडिया एट 75। जय हिंद। यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। कहते हैं जो देश आपस में लड़ते हैं वो दुश्मन होते हैं और जो आपस में मिलकर लड़ते हैं वो दोस्त होते हैं, और जो देश शांति काल में एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास करते हैं वो सबसे पक्के दोस्त होते हैं। और ऐसी ही पक्की दोस्ती आजकल भारत और सऊदी अरब के बीच चल रही है। सोमवार को भारत का युद्धपोत सऊदी अरब पहुंचा और इस युद्धपोत का नाम है INS कोची, जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पहली बार होने वाले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगा। इस युद्ध अभ्यास को अल मोहिद अल हिंदी नाम दिया गया है। भारत की नौसेना का यह जहाज अब सऊदी अरब के जुबैल बंदरगाह पहुंचा है और इसका स्वागत सऊदी अरब की शाही नौसेना ने किया। पिछले साल भारत के सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे सऊदी अरब की राजधानी रियाद गए थे, जहां उन्होंने सऊदी अरब की सेना के बड़े अधिकारियों से बातचीत की थी और दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। और यह युद्ध अभ्यास इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जो युद्धपोत इस अभ्यास में हिस्सा लेगा, जैसा हमने आपको बताया, वो है INS कोची, जिसका निर्माण भारत में ही हमारे ही इंजीनियर्स ने किया है।
इस युद्धपोत पर ऐसी गाइडेड मिसाइल्स तैनात हैं जिनका पता लगाना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। यह युद्धपोत आज की तारीख में भारतीय नौसेना की शान है और सऊदी अरब दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है और भारत ने इस युद्धपोत को सऊदी अरब भेजकर यह बता दिया है कि भारत भी आधुनिक हथियार बनाने में सक्षम है और सऊदी अरब चाहे तो वो अब भारत से भी हथियार खरीद सकता है। भारत और सऊदी अरब की ये दोस्ती पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। सऊदी अरब इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है पूरी दुनिया में और सबसे शक्तिशाली इस्लामिक देशों में से एक है और वो खुद को पूरी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार भी मानता है और सऊदी अरब के दम पर ही पाकिस्तान ने इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर चलने वाली दुकानें खोल रखी थी। लेकिन अब सऊदी अरब बदल रहा है और पाकिस्तान की इन दुकानों में बिकने वाली कट्टरपंथी विचारधारा के बहुत ही कम खरीदार दुनिया में बचे हैं। भारत और सऊदी अरब की जो जोड़ी है वो नेचुरल एलाइज नहीं लगते। ये जो साझेदारी हुई है ये हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते वर्ष 2017 तक तो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। तब पाकिस्तान के रिटायर्ड सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ को सऊदी अरब की आतंकवाद विरोधी सेना का प्रमुख बना दिया गया था, जिसमें 39 देश शामिल थे। 2019 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने अमेरिका जा रहे थे, तब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ही उन्हें अपना प्राइवेट जेट दिया था। इसके बाद इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया और कहा जाता है कि इस भाषण के बाद से ही मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से नाराज हो गए। जब इमरान खान को अमेरिका से वापस लौटना था तब उन्हें आखिरी मौके पर पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपना प्राइवेट जेट वापस मांग लिया है। इसके बाद इमरान खान एक कमर्शियल फ्लाइट से अपने देश वापस लौटे। इसके फौरन बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वो 7,500 करोड़ रुपए भी वापस मांग लिए जो उसने लोन के तौर पर पाकिस्तान को दिए थे। फिर सऊदी अरब ने यहां तक कह दिया कि भारत को कश्मीर समेत अपने आंतरिक मामलों में खुद फैसला लेने का पूरा अधिकार है और यह पाकिस्तान के लिए एक और झटका था। कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोस्त कमाना नहीं, सिर्फ दोस्त गंवाना जानते हैं। तभी तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें फोन नहीं कर रहे और दूसरी तरफ सऊदी अरब अब उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करना छोड़ भी दें, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, थोड़ी देर के लिए ये भी सोचें, तो भी सऊदी अरब अगर हमारा सहयोगी बनता है, हमारा एलाई बनता है और अगर हमारे साथ युद्ध अभ्यास करता है तो ये पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश है। खास तौर पर जो इस्लामिक दुनिया है, जो इस्लामिक देश हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि कैसे भारत और सऊदी अरब अब एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और उनके बीच जो सहयोग है वो अब रक्षा के मामलों तक पहुंच गया है। किसी भी दो देशों के बीच में जो सबसे गहरी दोस्ती होती है वो तब होती है जब दोनों देश आपस में डिफेंस के मामले में भी एक दूसरे को मदद करने लगें, रक्षा के मामले में भी हाथ मिला लें और अब सऊदी अरब और भारत के बीच वही हो रहा है। अब हम आपको संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो अफगानिस्तान दूसरा सीरिया बन जाएगा। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जबकि अब तो ये मानिए कि 2/3 अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि अब अफगानिस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान ने ट्वीट करके दुनिया से मदद मांगी है और कहा है कि दुनिया अफगानिस्तान को इस मुश्किल हालात में अकेले न छोड़े। राशिद खान को आप सब भी जानते होंगे, वो भारत में भी बहुत मशहूर हैं और अब उन्होंने मदद मांगी है। फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान के 5वें बड़े शहर मज़ार शरीफ पर नियंत्रण पाना चाहता है, क्योंकि शहर पर तालिबान का कब्जा होने से उत्तरी अफगानिस्तान से सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो जाएगा। जो वहां की सरकार है वो वही मज़ार शरीफ से भी बाहर हो जाएगी। इसी वजह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी आज मज़ार शरीफ गए और अपनी सेना का उन्होंने वहां जाकर हौसला बढ़ाया। ऐसे ही हौसलों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल वियोन की एक टीम भी इस समय अफगानिस्तान में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कैसे पाकिस्तान के धोखे ने एक देश को बर्बादी की कगार तक पहुंचा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के अलग अलग राज्यों की 9 राजधानियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान सेना तालिबानी लड़ाकों से सूबे
और कई बड़े शहरों को छुड़ाने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। लेकिन फिर भी अभी तक तालिबान ने 7 अगस्त को निमरोज के जराज को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद 8 अगस्त को कुतुंज, तालोकान, शेबेरगन और सरेपोल पर नियंत्रण पाया था। 9 अगस्त को एबक, 10 अगस्त को फरह और पुले खुमरी पर कब्जा किया और आज उसने बदखशां के फैजाबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। और अब तालिबान की नजर अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर मज़ार शरीफ पर है। अगर यहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया तो अफगानिस्तान की सरकार के लिए देश के उत्तरी इलाके में पकड़ कमजोर हो जाएगी। तालिबानी लड़ाके इस वक्त शहर के बाहरी इलाकों पर कब्जा करके बैठे हैं। मैं इस वक्त पुले इमाम बुखारी में खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उस इलाके को दिखाएं जहां पर अस्थायी मार्किंग की गई है। ये वो इलाका है जहां पर तालिबान का कब्जा है। आप फायरिंग की आवाजें भी सुन पा रहे होंगे। अफगान सेना की ओर से भी बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी वहां पर किया जा रहा है। ये मज़ार शरीफ शहर का बाहरी इलाका है। तालिबान इस शहर में घुसने की कोशिश में है, लेकिन अफगान सेना उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। From entering Mazar City. मज़ार शरीफ पर तालिबान का कब्जा अफगान सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी होगा। इसलिए राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मज़ार शरीफ पहुंचे और तालिबान के खिलाफ चल रही जंग को लेकर मीटिंग की। अफगानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफगान तालिबान ने अपना नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम, जो कि एक बड़े नोन वॉरलॉर्ड हैं, वो यहाँ आए, वो मज़ार शरीफ पहुँचे। उनका अपना होम टाउन शेबरगान का जो है, जौज़जान सूबे में जो मौजूद है, उसको हफ्ते के दिन तालिबान ने ओवररन किया और अब उनकी कोशिश ये है कि वो मिलिशिया लीड करके जौज़जान का जो कंट्रोल है वो वापस हुकूमत के हाथ में दे सकें। अफगानी सेना किसी भी हालत में तालिबान को शहर में नहीं घुसने देना चाहती। इसी वजह से वो तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में भी जाकर तालिबानी लड़ाकों से सीधी टक्कर ले रही है। मैं इस वक्त अफगान सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी में हूँ। जो इलाके में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन पर तालिबान का कब्जा है। आपने इस धमाके की आवाज भी सुनी होगी। ये तालिबान नियंत्रित क्षेत्र है। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने के लिए अफगानी सेना एयर स्ट्राइक भी कर रही है। उसने बल्ख के देहदादी में कल रात और आज दोपहर में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 98 तालिबानियों के मरने का दावा किया गया है। इसके अलावा कंधार के दांद, झेरिया और तख्तापोल में भी एयर स्ट्राइक से 47 तालिबानी मारे गए हैं। भारत ने अपने दूतावास को खाली करवा लिया है, साथ ही नागरिकों से भारत लौटने की अपील की है। आज मैं मज़ार शरीफ में हूँ। तालिबान ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। भारत ने यहाँ अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है। भारत के राजदूत और सुरक्षा कर्मी इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए इनको वापस भेजा जा रहा है। लगातार बदतर हो रही स्थिति की वजह से भारत ने सभी वाणिज्यिक दूतावासों को बंद कर दिया है। मज़ार शरीफ में सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, मज़ार शरीफ, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के जिस मज़ार शरीफ पर कब्जे के लिए इस समय भीषण लड़ाई चल रही है, उसी इलाके में वियोन की हमारी टीम इस समय मौजूद है, जो दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच आपके लिए ये रिपोर्टिंग कर रही है। इस समय मज़ार शरीफ को बिल्कुल खाली करा दिया गया है और भारतीय नागरिकों से भी कह दिया गया है कि वो भी तुरंत ये पूरा इलाका छोड़कर वापस भारत लौट जाएं, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं। और ये जो पूरा इलाका है अब खतरे से खाली नहीं है।
कल हमने आपको भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से मिलवाया था और इस इंटरव्यू की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हम आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस इंटरव्यू को देखा और हमारी महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया। और हमने कल अपने इस इंटरव्यू में अपील की थी देश भर की सरकारों से कि वो हमारी इन महिला खिलाड़ियों को वही इनाम दें जो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मिलता। और अब ऐसा लगता है कि हमारी इस अपील का असर हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी ये खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तो नहीं आ पाई, क्योंकि ये एक जरा सी चूक इनसे हो गई और ये चौथे स्थान पर रही। लेकिन इनके जज्बे को देखते हुए हमने ये अपील की थी कि इन्हें भी वही पुरस्कार राशि दी जाए जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों को दी जाती है। और आज आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक एक करके कई राज्य सरकारों ने इन महिला खिलाड़ियों को अब पुरस्कार देने का ऐलान किया है। किस किस राज्य ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को इनाम दिया है, पुरस्कार दिया है, उसकी पूरी लिस्ट आज हम आपको दिखाना चाहते हैं और साथ ही उन्हें धन्यवाद भी देना चाहते हैं। देखिए क्या क्या किस किस सरकार ने ऐलान किया है। पंजाब के खिलाड़ियों रीना और गुरजीत को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मणिपुर की खिलाड़ी सुशीला चानू को 25 लाख रुपए। हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 50-50 लाख रुपए देगी। उड़ीसा की दीप ग्रेस और नमिता को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार भी सभी खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए देगी। तो आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत संतुष्टि हो रही है, क्योंकि मीडिया का भी ये एक काम है जो जब पूरा हुआ तो हमें बहुत हर्ष है इस बात का। और जी न्यूज़ इन सारी राज्य सरकारों को आज धन्यवाद देना चाहता है। आपको याद होगा कल हमने इन महिला खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ऐसे बड़े बड़े संघर्ष, इतने बड़े बड़े संघर्ष करके ये किसी तरह से इस मुकाम तक पहुंची हैं। हम चाहते थे कि इनका संघर्ष पूरा देश जाने। और लाल रेसियामी जो हैं उन्हें भी सरकारी नौकरी मिजोरम की सरकार देगी, उन्हें प्लॉट देगी। कल हमसे जब बात हो रही थी तो सियामी जो है वो रोने लगी थी। एक झलक देखिए। हम कितना एफर्ट डालते हैं ना ग्राउंड में कंट्री को, मतलब वो तिरंगे को ऊपर लेके जाने के लिए, इवन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। हॉकी प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छी फैमिली से आता है। कोई गरीब है तो सोचता है चल हॉकी खेल लेते हैं। पहली बार जूता कब मिला आपको? 2013 में। 2013 में पहली बार जूता मिला? हाँ जी, इस टोटा जब मैं खेलने आई थी, ऐसे पैर से खाली पैर से खेलते। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक मेरे फैमिली के लिए घर बनाना चाहती हूँ। मेरे फादर जो हैं उन्होंने 80 रुपीज़ का भी काम किया है हमें खाना खिलाने के लिए। पापा कभी कभी जो गाय का बच्चा होता है वो भी बेच के मतलब पैसा देते थे। अभी ये टाइम आया था कि मतलब पापा को वो चीज़ दे सकूँ, तो पापा चले गए। जैसे टेनिस वगैरह है, बच्चों को कार में छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, बिस्लरी की बोतल उनके हाथ में होती है। क्रिकेट का इतना स्टार्टअप है और हॉकी का नहीं है। अभी भी मैं नहीं मानती कि उतना आएगा कि जैसा क्रिकेट का है हमारे। तो इस इंटरव्यू के जरिए हमने अपनी महिला खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचाई थी। कैसे सबसे पहले इन्होंने गरीबी से संघर्ष किया, उसके बाद हमारे समाज से संघर्ष किया जो कि चाहता ही नहीं था कि ये आगे बढ़ें। फिर इन्होंने अपनी व्यवस्था से संघर्ष किया और फिर किसी तरीके से ये भारतीय टीम में खेलने के काबिल बनी और टोक्यो में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इसलिए इन्हें पूरे देश के समर्थन की आवश्यकता है और इनके राज्य सरकारों ने जो इन्हें समर्थन किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही आपको भी ये कहना चाहते हैं कि हमें भी बहुत संतुष्टि है, बहुत खुशी है इस बात से कि हम इन अपनी महिला खिलाड़ियों की ज़रा भी कोई मदद कर पाए और इनकी बात देश तक पहुंचा पाए।